हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश रहस्य में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो वीडियो आपको सामने लेकर के आए हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस का है। और ये वीडियो आपके केवल इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में ही हेल्पफुल नहीं होने वाला है, बल्कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और मेरा सजेशन है कि यदि कॉपी पेन लेकर के आप वर्क करते हैं तो आपको बहुत जल्दी ये क्लियर होगा और आज के बाद आपको कभी भी कंडीशनल सेंटेंसेस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की पहचान। तो इन वाक्यों में किसी शर्त का होना पाया जाता है, यानी कोई कंडीशन रखी होगी और इन वाक्यों की शुरुआत यदि या अगर शब्द से होती है। दो शब्द ध्यान रखेंगे, यदि या अगर, ये ज़रूर मिलेंगे। जैसे हम कहें यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तो यहाँ यदि है इसमें कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि इसमें दो क्लॉजेस भी हैं, दो उपवाक्य हैं कि यदि तुम मेरे पास आओगे, तो एक में शर्त रखी हुई है कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, और दूसरे में उसका एक तरह से परिणाम है। तो यहाँ दो क्लॉजेज आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपका जो शर्त है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिलेगी और उसका जो परिणाम है वो आपको प्रिंसिपल क्लॉज में मिलेगा। तो चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। तो सबसे पहले ज़ीरो कंडीशनल, देन फर्स्ट कंडीशनल, आफ्टर दैट सेकंड कंडीशनल एंड लास्ट वन थर्ड कंडीशनल। तो इतना आपको क्लियर हुआ क्या पहचान है कि यदि और अगर मिलेगा और दो क्लॉजेज होंगी, एक प्रिंसिपल दूसरी सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट में शर्त होगी और प्रिंसिपल में उसका रिजल्ट होगा। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई। अब हम जानते हैं ज़ीरो कंडीशनल क्या होता है। तो ज़ीरो कंडीशनल के लिए आप दो चीज़ें ध्यान रखें, फैक्ट्स और हाई प्रोबेबिलिटी, यानी तथ्य और उच्च संभावना। इनका प्रयोग सार्वभौमिक तथ्य या वैज्ञानिक तथ्य एवं उच्च संभावनाओं को प्रकट करने के लिए किया जाता है, और इनमें रखी गई शर्त सदा ही समान परिणाम को प्रकट करती है। जैसे यहाँ इस बात का कहने का तात्पर्य है कि परिणाम जो होगा वो भूत, वर्तमान और भविष्य में समान होगा। ये अभी एग्जाम्पल से और इसको हम पूरा क्लियर करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हमारा होगा इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। एग्जाम्पल पर आते हैं। यदि तुम पानी को जमाते हो तो यह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। यदि तुम पानी को जमाते हो तो यह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो पहली चीज़ यहीं से देख लेते हैं, पानी को जमाते हो, यदि आया, शर्त है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी है, परिणाम हमारा तो यह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो दोनों क्लॉजेस क्लियर हुई। यदि तुम पानी को जमाते हो तो यह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। अब जब परिणाम की बात आती है तो परिणाम हमारा समान होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया कि परिणाम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में समान होना चाहिए। यदि कल आपने बर्फ़ जमाई थी, पानी जमाया था, तो ये बर्फ़ बना था, आज भी बर्फ़ बनता है और कल भी ये बर्फ़ ही बनेगा यदि से कोई जमाता है। तो ये बात तब आपको शायद क्लियर ही होगी कि इनमें रखी गई शर्त सदा ही समान परिणाम को प्रकट करती है। If you freeze water, it turns into ice. If you freeze water, if plus present simple, then comma, it turns into ice. फिर present simple. तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जब आपका अपना एक क्लॉज आप पूरा करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका पूरा होता है, तो उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। जो कहीं हिंदी में जो शब्द आता है तो उसको पूरा करता है, उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। इफ़ यू फ्रीज वाटर
कॉमा इट टर्न्स इनटू आइस। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा प्लस प्रेजेंट सिंपल। तो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि तुम बर्फ़ को गर्म करते हो तो यह गलती है, मतलब पिघलती है। तो इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, फिर से फैक्ट है हमारे सामने। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, यदि तुम बर्फ़ को गर्म करते हो तो यह गलती है, मतलब यदि बर्फ़ किसी ने कल गर्म की थी तो वो कल भी पिघली थी, आज भी पिघलती है और कल भी वो पिघलेगी। तो मीन्स एक फैक्ट है। तो इसलिए ये हमारा ज़ीरो कंडीशनल है। जहाँ हमारा फैक्ट आएगा और रखी गई शर्त सदा समान परिणाम को देने वाली होगी, वो हमारा ज़ीरो कंडीशनल होगा। तो ये सेंटेंस भी हमारा क्लियर होता है कि ये ज़ीरो कंडीशनल है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इफ़ यू प्रेस द बटन द रेडियो टर्न्स ऑन, यदि आप बटन प्रेस करते हैं, यदि आप बटन दबाते हैं तो रेडियो ऑन हो जाता है। तो ये भी हमारी एक, हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी है कि यदि आप, हाई प्रोबेबिलिटी है यदि आप बटन दबाते हैं तो रेडियो टर्न तो हो ही जाता है, टर्न ऑन हो जाता है, रेडियो ऑन हो जाता है। तो हम समझते हैं ज़ीरो कंडीशनल आपको पूरी तरह से क्लियर है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे फैक्ट्स, हाई प्रोबेबिलिटी, यदि, अगर और समान परिणाम। क्या ध्यान रखना है? फैक्ट्स, हाई प्रोबेबिलिटी, यदि, अगर और समान परिणाम। ओके, तो चलिए आइए अब देखते हैं हमारा फर्स्ट कंडीशनल। तो सबसे पहले जानेंगे कि फर्स्ट कंडीशनल को कैसे हम पहचानेंगे। तो मैं आपको बताऊं, आप ध्यान रखेंगे फीचर सिचुएशन और हाई प्रोबेबिलिटी, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, फीचर सिचुएशन और हाई प्रोबेबिलिटी। तो हम देखते हैं कि इनका प्रयोग भविष्य में संभावित स्थिति के लिए किया जाता है। यदि शर्त घटित होती है तो भविष्य में परिणाम की भी संभावना बनी रहती है। यानी जो शर्त रखी गई है यदि वो पूरी होती है तो परिणाम भी उसका आना होता है, यानी आ सकता है। यदि शर्त घटित हुई है तो परिणाम भी उसका आ सकता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रेजेंट सिंपल, इफ प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ इफ हम बीच में भी ले लेते हैं तो इसलिए शुरू में यहाँ पे रखा हुआ नहीं है, तो दोनों तरह से होगा। तो इतना स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि वह आएगा तो मैं उसकी सहायता करूँगा। इफ़ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। इफ़ ही कम्स, यदि वह आएगा, कॉमा, तो आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसकी सहायता करूँगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि शर्त घटित होती है, यदि वह आएगा तो मैं उसकी सहायता करूँगा, यानी परिणाम की भी संभावना। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूँगा इफ़ ही कम्स, यदि वह आएगा। तो मतलब यदि हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को बाद में रखते हैं तो तब हम कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ख्याल रहे कि यदि हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को बाद में रखते हैं तो कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो असफल हो जाओगे। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, ये हमारी शर्त, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, यू विल फेल ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, यानी इफ़ मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज, देन यू विल फेल परिणाम, तो प्रिंसिपल क्लॉज। तो इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो मैं समझती हूँ ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। और इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अनलेस का प्रयोग करके भी, कि जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं होगे। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। तो इस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं।
एक बार फिर से देख लेते हैं। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। तो फर्स्ट कंडीशनल भी मैं समझती हूँ आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। और अब हम देखते हैं हमारा सेकंड कंडीशनल। तो सेकंड कंडीशनल को समझने के लिए हमें फ्यूचर सिचुएशन को याद रखना होगा और साथ ही साथ लो प्रोबेबिलिटी को भी याद रखना होगा। किसे याद रखना होगा? फ्यूचर सिचुएशन को और लो प्रोबेबिलिटी को। तो दोनों चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। तो सेकंड कंडीशनल बहुत जल्दी से हमें अब क्लियर होने वाला है। तो हम देखते हैं कि इन वाक्यों का प्रयोग वर्तमान में भी और भविष्य में भी अवास्तविक व असंभावित बात या कोरी कल्पना को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यानी ये सारा मिला करके हम देखें तो कोई ऐसी बात जो हो नहीं सकती है, यानी पूरी जो एक तरह से पूरी काल्पनिक हो, तो एक तरह से यहाँ कल्पना का समावेश हमें मिलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। पास्ट सिंपल स्ट्रक्चर होगा हमारा, पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1। स्ट्रक्चर एक बार फिर से ध्यान देंगे कि पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ आई वर अ किंग आई वुड चेंज ऑल द प्रेजेंट रूल्स। यदि मैं राजा होता तो मैं समस्त वर्तमान नियमों को बदल देता। यदि मैं राजा होता तो मैं समस्त वर्तमान नियमों को बदल देता। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी इफ आई वर अ किंग। देखिए यहाँ हम वर का यूज़ कर रहे हैं। जनरली हम आई के साथ वर्ब्स लेते हैं, लेकिन यहाँ हम ऐसी कंडीशन को बता रहे हैं जो नहीं है, कल्पना की जा रही है। तो इफ आई वर अ किंग आई वुड चेंज ऑल द प्रेजेंट रूल्स। यदि मैं राजा होता तो समस्त वर्तमान नियमों को बदल देता। तो एक काल्पनिक बात है। तो इफ सबऑर्डिनेट क्लॉज देन आई वुड चेंज ऑल द प्रेजेंट रूल्स, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो यहाँ भी वही चीज़ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि मैंने लॉटरी जीत ली होती तो मैं एक राज्य को खरीद लेता। इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाई अ स्टेट। तो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। इफ यहाँ हम उसको इफ़ आई वॉन द लॉटरी हम यहाँ सिंपल पास्ट में रख रहे हैं, हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज को सिंपल पास्ट में रख रहे हैं। देन कॉमा है, आई वुड बाई, इसके बाद वुड है। हमारे प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हम यूज़ कर रहे हैं और वुड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। तो सेकंड कंडीशनल याद रखने के लिए फ्यूचर सिचुएशन और लो प्रोबेबिलिटी, यानी यहाँ जो शर्त रखी जा रही है या जो कल्पना की जा रही है उसकी बहुत कम और ना के बराबर संभावना होती है। यहाँ सेंटेंसेस में जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो संभावना होगी, वो ना के बराबर होगी। कि जैसे हम कहें कि यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, तो पक्षी हो नहीं सकते आकाश में, फिर उड़ेंगे कैसे? तो लो प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा जो सेंटेंस है कि यदि मैंने लॉटरी जीत ली होती तो मैं एक राज्य को खरीद लेता। यदि मैंने लॉटरी जीत ली होती तो मैं एक राज्य को खरीद, तो ना लॉटरी जीती गई है और ना ही राज्य खरीदा गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो फ्यूचर सिचुएशन है और साथ साथ लो प्रोबेबिलिटी है। तो हम समझते हैं कि सेकंड कंडीशनल भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ कल्पना का समावेश ज़्यादा है, यानी वो बातें हैं जो पूरी नहीं हो सकती हैं। थर्ड कंडीशनल में हमें ध्यान रखना होगा पास्ट सिचुएशन को और नो प्रोबेबिलिटी को। हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? इन वाक्यों के द्वारा भूतकाल में किसी ऐसी स्थिति की कल्पना की जाती है जो घटित ही नहीं हुई है, यानी जो हुआ ही नहीं है। इन वाक्यों के द्वारा भूतकाल में किसी ऐसी स्थिति की कल्पना की जाती है जो घटित ही नहीं हुई है। मतलब जैसे हम कहें
यदि ऐसा होता तो मैं ये करता, या यदि वह यहाँ आता तो मैं उसकी सहायता करता। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होगी वो वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनेगी। तो किस तरह से यहाँ हम सेंटेंस करते हैं, यदि वह यहाँ आता तो मैं उसकी सहायता करता। देखिए सोचिए पहले सेंटेंस को, यदि वह यहाँ आता तो मैं उसकी सहायता करता, मीन्स ना तो वो आया और ना ही मैंने उसकी सहायता की। ये सेंस इस सेंटेंस का निकल करके आता है, जो ये बताता है कि भूतकाल में कोई ऐसी स्थिति जिसकी कल्पना तो की गई है लेकिन घटित नहीं हुई है। यदि वह यहाँ आता तो मैं उसकी सहायता करता। इफ़ ही हैड कम हेयर कॉमा आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। जहाँ शर्त रखी गई है, जो सबऑर्डिनेट हमारी क्लॉज है, उसे हमने हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाया है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया है। और हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हमने वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। पूरा स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लेते हैं। इफ़ ही हैड कम हेयर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इसी सेंटेंस को हम दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं, जैसे हैड ही हैड कम हेयर कॉमा आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो इसमें करना क्या है कि जहाँ आप इफ़ रखते हो वहाँ हैड रख दें, सिर्फ इतना अंतर आना है, बाकी सेम। आप देख भी सकते हैं कि जहाँ हम हैड रखते हैं वहाँ हम इफ़ रख रहे हैं, मतलब बात वही है कि चाहे हैड रख लीजिए या इफ़ रख लीजिए। तो हैड ही हैड कम हेयर कॉमा आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए होते। अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए होते, मीन्स ना तो कठिन परिश्रम किया गया और ना ही पर्सन उत्तीर्ण हुआ, ऐसी स्थिति। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, हैड है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्कड। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, देन कॉमा यू वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। फिर वही वुड प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ अब तक जितने भी एग्जाम्पल हमने किए तो सब में एक ही चीज़ निकल करके आती है कि जो सिचुएशन है वो पास्ट की है और नो प्रोबेबिलिटी है, कोई संभावना नहीं है उसकी। कोई सा भी एग्जाम्पल एक बार आप फिर देख सकते हैं कि पास्ट सिचुएशन में कोई भी प्रोबेबिलिटी हमें नज़र नहीं आती है। यदि हम इसी को देखें, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए होते, यानी सिचुएशन पास्ट की किया होता, हो गए होते। तो दोनों जो हमारे दोनों क्लॉजेज हैं उनको हम देख रहे हैं कि वो हमारी पास्ट सिचुएशन पर हैं, और पास्ट सिचुएशन होने के साथ साथ कोई प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई संभावना भी नहीं है। तो थर्ड कंडीशनल को ध्यान रखेंगे हम, पास्ट सिचुएशन होगी, नो प्रोबेबिलिटी होगी, और जो हमारा स्ट्रक्चर है सबऑर्डिनेट क्लॉज को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और प्रिंसिपल क्लॉज को वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करेंगे। तो मैं समझती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यदि तुमने मुझे अपनी कार दे दी होती तो मैं तेज़ चला सकता था। मतलब कैपेसिटी की बात है, ना तो कार दी गई है और ना चलाई गई है। इफ़ यू हैड गिवन मी योर कार, पास्ट सिचुएशन है। इफ़ यू हैड गिवन मी योर कार
आई कुड हैव ड्रिवन फास्ट। यदि तुमने मुझे अपनी कार दे दी होती तो मैं तेज चला सकता था। तो जो कहने वाला है वो अपनी कैपेसिटी की बात कर रहा है कि यदि कार मिल गई होती तो उसने तेज चला ली होती। तो थर्ड कंडीशनल में हम कैपेसिटी को भी कहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इफ़ यू हैड गिवन मी योर कार आई कुड हैव ड्रिवन फास्ट। तो यहाँ हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो तो एज इट इज़ है, आप देख रहे हैं इफ़ है और इफ़ के साथ हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसमें क्या चेंज है, कुड प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम रखेंगे। क्या करना है, कुड प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि मैंने और अधिक कठिन परिश्रम किया होता तो मैं परीक्षा में पास हो सकता था। ना तो कठिन परिश्रम हुआ और ना ही परीक्षा में पास हुए। इफ आई हैड वर्कड हार्डर आई माइट हैव पास द एग्जाम। यदि मैंने और अधिक कठिन परिश्रम किया होता तो मैं परीक्षा में पास हो सकता था। ना कठिन परिश्रम किया गया और ना ही पर्सन पास हुआ है। तो सबसे पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज में इफ के साथ हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हमारा स्ट्रक्चर ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और प्रिंसिपल क्लॉज में हम क्या कर रहे हैं, माइट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट प्लस हैव प्लस पास्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम रख रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। जहाँ हम वुड रख रहे हैं वहाँ पर कुड और माइट को रख देंगे। तो दोनों एग्जाम्पल एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि तुमने मुझे अपनी कार दे दी होती तो मैं तेज़ चला सकता था। इफ़ यू हैड गिवन मी योर कार आई कुड हैव ड्रिवन फास्ट। यदि तुमने और अधिक कठिन परिश्रम किया होता तो मैं परीक्षा में पास हो सकता था। इफ़ आई हैड, यदि मैंने और अधिक कठिन परिश्रम किया होता तो मैं परीक्षा में पास हो सकता था। इफ़ आई हैड वर्कड हार्डर आई माइट हैव पास द एग्जाम। नाउ एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। फर्स्ट सेंटेंस, यदि आप अपना कार्य स्वयं करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि आप बाजार जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। यदि तुमने अभी तक प्रश्न उत्तर याद नहीं किए हैं तो अब कर लो। यदि तुम तेज़ दौड़ोगे तो गाड़ी पकड़ लोगे। यदि तुम्हें रास्ते में कोई दिक्कत आती है तो किसी की मदद ले लेना। विद्यार्थी शिक्षक का कहना नहीं मानेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा। जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगे तब तक मैं यह काम बिल्कुल नहीं करूँगा। यदि वह चुनाव जीत जाता तो प्रधानमंत्री बन जाता। यदि मैं एक कवि होता तो मैं पुस्तक लिखता। यदि तुम सच का आचरण करोगे तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। पुलिस ने चोर का पीछा समय पर किया होता तो चोर पकड़े गए होते। यदि तुम अमीर बनना चाहते हो तो मेहनत करो। यदि तुम मेरी जगह होते तो मर जाते। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जब हम ट्रांसलेशन मेथड से किसी चीज़ को सीखते हैं या किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उससे मिलने वाली नॉलेज हमारी स्टेबल होती है, उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो प्लीज़ ये ट्रांसलेशन आप करिएगा। और मैं समझती हूँ कि आपको हम ये पूरा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा और हमारा कंटेंट भी आपको अच्छा लगा होगा। बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon for the notifications of our new videos.